स्टूडेंट, माय नेम इज पटेल मनीषा। आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी के अंदर हमने चैप्टर 9 तक के सारे वीडियो देखे। आज हम चैप्टर 10 भारत गौरव के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। उसका साहित्य प्रकार है काव्य और उनके कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि भारत गौरव का मतलब है भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है, यानी सबसे पुराना देश माना जाता है। यानी सबसे पहले जब पृथ्वी की रचना हुई और उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि की रचना की, तो सबसे पहले मानव सृष्टि की रचना उन्होंने भारत देश में से ही की थी और जो वैभव सुख भंडार भी उन्होंने भारत देश के अंदर ही उसकी उत्पत्ति की थी। तो भारत, हमारा जो भारत देश है वह बहुत ही प्राचीन देश माना जाता है। तो उनके प्राचीन देश के अंदर जो आर्य जाति के लोग थे, उन्होंने विद्या कला कौशल्य की जो उत्पत्ति की है उसके बारे में यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत अच्छी तरह से भारत गौरव में उसका निरूपण किया है। तो यहाँ पर जो भारत गौरव काव्य जो लिया गया है वो भारत भारती में से ही लिया गया है। तो यहाँ पर पहले हम कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद में काव्य पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जन्म सन 1886 और निधन 1964 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने उन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालिक राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गुण सुनाई देने लगी। इसी कारण से ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, सांकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपने भी ग्रेड 8 के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था, माँ का एक कहानी। उनके कवि भी कौन थे? मैथिली शरण गुप्त ही थे। तो यहाँ पर उन्होंने जो प्राचीनतम जो काव्य लिखे हैं, यानी पुरानी जो चीजें होती है उन पर जो काव्य लिखे गए हैं उनकी रचना यहाँ पर उन्होंने की है। उनको 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है। तो यहाँ पर हमने मैथिली शरण गुप्त का परिचय भी देखा। अब आगे जो काव्य है उसे पढ़ेंगे और साथ में शब्दार्थ भी देखेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। भूलोक का मतलब है भूलोक, यानी उसका मतलब है पृथ्वी पर बसा हुआ संसार। पृथ्वी पर बसा हुआ संसार। गौरव का मतलब है सम्मान। गौरव का मतलब है सम्मान। आगे है लीला स्थल, यानी पवित्र क्रीड़ा भूमि। लीला स्थल का मतलब है पवित्र क्रीड़ा भूमि। क्रीड़ा भूमि। आगे है मनोहर का मतलब है सुंदर। मनोहर का मतलब है सुंदर। आगे है उत्कर्ष का मतलब है उन्नति। तो यहाँ पर कहा गया है भूलोक का गौरव
प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? यानी यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि वह स्थान कहाँ है जिस पर हमें गौरव है, यानी जो ऐसा कौन सा स्थान है कि जिस संसार पर हमें गौरव है, और जो प्रकृति का लीला स्थल है, यानी जहाँ पर पवित्र क्रीड़ा भूमि है, ऐसा स्थल कौन सा है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि संसार के अंदर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर पवित्र क्रीड़ा भूमि यानी पवित्र लीला स्थल दिखाई दे रहा है। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, यानी उसका जवाब दिया गया है कि वो पवित्र स्थान वहां पर है जहां पर हिमालय फैला हुआ है और गंगा जल यानी गंगा नदी बह रही है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि दुनिया के सभी देशों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि दुनिया के सभी देशों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ उन्नति देश कौन सा है? तो यहाँ पर उसकी दूसरी लाइन में जवाब दिया गया है उसका कि जो ऋषि भूमि है, यानी वह सर्वश्रेष्ठ देश है जहाँ पर ऋषि मुनि बसते हैं, यानी जिस भूमि पर ऋषि भूमि रहते हैं वह सबसे सर्वश्रेष्ठ देश माना गया है। और वह सबसे सर्वश्रेष्ठ देश और कोई नहीं, हमारा भारत देश ही है। हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई और विश्व में क्या और है? और प्रश्न पूछा गया है कि हाँ, ये जो वृद्ध भारत यानी ये बूढ़ा भारतवर्ष है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ देश माना गया है। प्राचीन देशों में सबसे प्राचीन देश यह माना गया है और कोई देश प्राचीन नहीं है। यानी जितना भारत देश हमारा पुराना देश है इससे जैसा और कोई देश पुराना देश नहीं है। और हमारा भारत देश जितना पुराना देश है उतना ही वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान का भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यहाँ पर भंडार का मतलब है खजाना। शब्दार्थ के साथ में देखते हैं। भंडार का मतलब है खजाना। आगे शब्दार्थ है भवभूतियों का मतलब है संसार का वैभव। संसार का वैभव। तो यहाँ पर कहा कि भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। यानी जब भगवान ने सभी रचना की तो उसमें जो हीरे जवाहरात सोना उस सबकी रचना की, तो वो सबकी सबसे पहले रचना हमारे भारत देश के अंदर की गई। यानी आपको पता है कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी सब सुख संपत्ति जो थी वो हमारे भारत देश के अंदर सबसे अधिक थी। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यानी विधि का मतलब है ब्रह्मा। विधि का मतलब है ब्रह्मा। यानी ब्रह्मा जी ने जब नर सृष्टि यानी मानव सृष्टि की जब रचना की तो सबसे पहले उन्होंने भारत देश से ही की। आपको पता है कि हमारे भारत देश के अंदर भगवान ने जब अवतार लिया है मनुष्य जाति के अंदर तो वो उन्होंने भारत देश में ही लिया है। कहीं अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में या कहीं पर विदेश में कहीं आपने नहीं सुना होगा कि भगवान ने उस धरती पर अवतार लिया हो। लेकिन आपको पता है कि भगवान राम, कृष्ण भगवान, तो वो जो कृष्ण भगवान के जितने भी अवतार है वो सभी हमारे भारत देश में ही उन्होंने जन्म लिया है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। यहाँ पर पुण्य भूमि का मतलब है पवित्र भूमि। पुण्य भूमि का मतलब है पवित्र भूमि। तो यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इनके निवासी आर्य है। यानी ये जो हमारे भारत देश की भूमि है वो बहुत पवित्र भूमि मानी जाती है और उसके पहले निवासी यानी जो पहले मानव सृष्टि
के लोग थे वो आर्य जाति के लोग थे। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है, आचार्य का मतलब है शिक्षक, आचार्य का मतलब शिक्षक, यानी यहाँ पर कहा गया है कि विद्या कला कौशल्य सबकी जो प्रथम आचार्य यानी सबसे पहले शिक्षक कौन थे, आर्य जाति के लोग माने जाते थे। संतान उनकी आज अदपि हम अधोगति में पड़े हैं। यहाँ पर अधोगति का मतलब शब्दार्थ है, अधोगति का मतलब है दयनीय दशा। तो यहाँ पर कहा गया है कि संतान उनकी यानी जो आर्य जाति के लोग थे, हमारे प्राचीन आर्य जाति के जो लोग थे उनकी संतान आज यानी हम अधोगति में यानी दयनीय दशा में जी रहे हैं। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। महान, उच्चता का मतलब है महान सा, उच्चता यानी महान सा। कहने का मतलब है कि फिर भी अपने जो पूर्वज है उन पूर्वज के जो संस्कार है वो आज भी, उनके आदर्श जो है वो आज भी हमारे अंदर देखने को मिलते हैं। चाहे हम दूसरी जो संस्कृति है उसके साथ जुड़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हमारे अंदर भारतीय संस्कृति देखने को मिलती है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रथ को मोह की मदिरा कभी पीते न थे। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, यानी उन्होंने जब धरती पर जन्म लिया तो कभी वो अपने लिए नहीं जीते थे, उन्होंने हमेशा परोपकार किया है, दूसरों पर उपकार किया है। वे स्वार्थ रथ को मोह की मदिरा कभी पीते न थे, यानी स्वार्थ रथ का मतलब है वह कभी भी अपना लाभ नहीं देखते थे, यानी उन्होंने धरती पर जन्म लिया है तो वो कभी अपने लिए नहीं जिए, यानी अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिए, यानी अपना कौन सा लाभ है ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा। मदिरा यानी शराब, यानी अपने स्वार्थ रखने की जो शराब है वो कभी नहीं पीते थे, यानी वो कभी अपने बारे में नहीं सोचते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। यहाँ पर निश्चेष्ट का मतलब है निष्क्रिय, निश्चेष्ट का मतलब है निष्क्रिय, यानी यहाँ पर कहा गया है कि संसार के उपकार हित यानी वो संसार पर उपकार करने वालों में से थे, तो संसार के उपकार के लिए वह जीते थे, तो इसलिए वह कभी निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकते, यानी कभी भी वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते थे। तो वो कभी भी अपने हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि उन्होंने इसीलिए ही संसार में जन्म लिया था कि वो दूसरों की सेवा कर सके और दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जी सके। अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अगर जिंदगी जी जाए तो वही सही मायने में जिंदगी कही जाती है। तो इस भारत गौरव के बारे में जो कवि ने जानकारी दी है वो हमने अच्छी तरह से पढ़ा और समझने का प्रयत्न किया। थैंक यू वेरी मच।